दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करेंगे 2024 में आई वृंदा वेब सीरीज को। अगर आपको असुर जैसी वेब सीरीज पसंद आता है तो मैं बोलूंगा ये मस्ट वॉच है। इस सीरीज का कॉन्सेप्ट थोड़ा नया है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आएगा। तो ज्यादा देरी नहीं करते हैं, चलिए एक्सप्लेनेशन को हम लोग शुरू करते हैं। सीरीज के शुरुआत में हमको एक घना जंगल दिखाया जाता है जहाँ पर हम एक बच्चे चीनी को देखते हैं जो अपना भाई सची को ढूंढ रही होती है। वो जोर जोर से चीख रही होती है और अपने भाई को पुकारती है, पर उसके भाई उसे कहीं भी नहीं मिलता। थोड़ा टाइम बीत जाता है, फिर चीनी देखती है कि उसका भाई जमीन पे लेटा हुआ है। उसे लगता है कि उसके साथ कुछ ना कुछ हुआ है। वो भागते हुए अपने भाई के पास जाती है, रोती रहती है और उसको पुकारती है। तभी सची अपना आँख खोलता है और बोलता है मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैं तो बस तुझे डरा रहा था। चीनी तब रोती रहती है। तब उसका भाई बोलता है कि मैं तुझे छोड़ के कभी कहीं भी नहीं जाऊंगा और देख तेरे लिए मैंने आज ये डॉल बनाया। चीनी ये देख के बहुत ही खुश होती है। फिर वो दोनों गाँव में जाते हैं। गाँव में मानो महामारी फैला हुआ था, लोग मर रहे थे। बारिश से भीगे हुए जो लकड़ियां थे वो सूख नहीं रहे थे। वो लोग खाना भी नहीं बना पा रहे थे। मानो पूरे जंगल में हरियाली तो थी पर उनके लिए मानो एक श्राप था। देखते देखते बहुत लोग मर रहे थे। एक आदमी का मौत होता है। तब पुजारी जी बोलते हैं मानो देवी क्रोधित हो चुके हैं, हम उसके आंख देख के ही समझ सकते हैं। पूरा बॉडी काला पड़ चुका है, जगह जगह मार्क्स है एंड आंख पूरा लाल था। सारे गांव वाले पुजारी जी से मदद मांगते हैं। पुजारी जी तब ध्यान लगाते हैं और देवी के आदेश से वो बोलते हैं कि देवी बलि मांग रही है कोई छोटी बच्ची का। फिर वो ध्यान लगाते हुए चीनी की तरफ अपना हाथ को पॉइंट करता है। ये देखने के बाद चीनी की माँ रोने लगती है और बोलती है कि मेरी बलि ले लो, मेरे बच्चे को छोड़ दो। और सारे गांव वाले से वो मदद मांगती है पर कोई भी उसका बात नहीं सुनता। उसका भाई साची भी बहुत रोता है कि मैं मेरे बहन को कुछ भी नहीं होने दूंगा। गांव वालों के सामने उनकी माँ भी बेबस थी, वो कुछ नहीं कर पाई। फिर रात को उन्होंने डिसाइड किया कि अपने बच्चों को लेके वो शहर भाग जाएगी। वही होता है, रात के अंधेरों में माँ, बेटी और बेटा निकल जाता है भागने के लिए। पर कुछ दूर जाते ही चीनी का डॉल गिर जाते हैं और गाँव वालों को भी पता चल जाता है कि वो लोग भाग चुके हैं। वो लोग भी पीछे पड़ चुके थे। साची वो डॉल लेने के लिए जाता है और उसकी माँ चीनी को लेकर भागती रहती है। उस भाग दौड़ में साची बिछड़ जाता है और चीनी की माँ उसको एक ट्रक में बिठा देती है और खुद चढ़ नहीं पाती। गांव वाले फिर उसके माँ को पकड़ लेते हैं। चीनी बिछड़ जाती है, वो ट्रक से चली जाती है। वो अपने माँ को और भाई को पुकारता रहता है और उसका भाई भी जंगल में खो चुका था। फिर उधर से सीन शिफ्ट होता है और हमको कुछ सालों बाद वृंदा को दिखाया जाता है जो कि अपने बेड पे लेटी हुई थी और अलार्म बजे जा रहा था। वृंदा के टेबल में उसके पापा और उसकी फोटो रखी हुई थी। फिर हम देखते हैं एक औरत को जो कि अपनी लड़की चुटकी को बुला रही होती है क्योंकि स्कूल का टाइम हो चुका है और वो फोन में लगी हुई थी। चुटकी को बिल्कुल मैनर्स नहीं आता कैसे अच्छे से अपने माँ से बात करे। तब वृंदा बोलती है मम्मी जो बोल रही है उसको सुन लो, पर चुटकी उसको एकदम भाव नहीं देती और उधर से बाहर चली जाती है और कुछ लड़कों के साथ बाइक से चली जाती है और बाइक का नंबर वृंदा नोट कर लेती है। फिर हमको तेलंगाना डिपार्टमेंट का एक पुलिस स्टेशन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि सारथी अपने कांस्टेबल के साथ काम कर रहा होता है। वो एक एसआई होता है। फिर पुलिस स्टेशन पे वृंदा आती है जो खुद भी एक एसआई होती है और पुलिस स्टेशन पे भी सेम कॉम्प्लेक्स है। एक लड़की हायर पोस्ट में हो तो जूनियर उनकी कदर नहीं करते पर पोजीशन के वजह से इज्जत देना पड़ता है। तो बिंद्रा के पीछे ये लोग बहुत बुराई करते हैं पर बिंद्रा बहुत शांत दिमाग की थी। वो किसी से भी कभी झगड़ा नहीं करती, वो सिर्फ अपने काम से काम रखती है। पहले जाते ही चुटकी जिस बाइक में बैठी थी उसका नंबर वगैरह वो चेक करती है, फिर अपने काम में वो बिजी हो जाती है। फिर हम देखते हैं ऑफिस में सीआई सोलेमन सर आते हैं जिसको देख के सारे लोग खड़े हो जाते हैं और सैल्यूट करते हैं। पर वृंदा बैठी हुई थी तो वृंदा के सामने जाके वो थोड़ा खासते हैं। वृंदा रिस्पेक्ट रखने के लिए वो खड़ी हो जाती है। ये टोटल एक करप्ट पुलिस ऑफिसर है। वो हफ्ता भी उसूलते हैं। इसी के साथ उनका बाहर एक चक्कर भी चल रहा है। तभी पुलिस स्टेशन का इलेक्ट्रिक लाइन खराब हो जाता है। वो बोलते हैं कि अंदर हो सकता है फ्यूज चला गया हो। इलेक्ट्रिशियन बुलाते बुलाते हम देखते हैं कि वृंदा खुद ही उसको ठीक कर देती है। फिर हम देखते हैं एक दूध वाले को जो कि अपने गाड़ी को रोक के सोरा यूरिनेट करने के लिए गया था। वो देखता है कि रिवर के दूसरे छोर पे कुछ न कुछ तैर रहा है। जब वो उस नदी के पास जाता है वो देखता है कि एक डेड बॉडी पानी में तैर रहा होता है। तभी फिर उधर पुलिस आता है और जगह को सील कर दिया जाता है। उससे पुलिस वाले पूछताछ कर रहे थे और वृंदा को दिया जाता है क्राउड को संभालने के लिए। सारथी और सीआई इस चीज को देख रहे होते हैं। सीआई सब बोल देते हैं कि ये एक सुसाइड है, दारू पी के पानी में गिर गया है इसलिए वो मर गया, ओपन एंड शट केस है। फिर हम वृंदा को देखते हैं जो कि प्रेस को उधर से लौट जाने के लिए बोलते हैं। वो बोलता है जगह अभी सील है, इन्वेस्टिगेशन होगा तभी आप लोग उधर जा
सकते हो, इससे पहले डेड बॉडी के पास जाना मना है। बॉडी को जब वृंदा के सामने से वैन में लिया जा रहा था, वृंदा तब देखता है कि डेड बॉडी पे अलग अलग जगह मार्क्स बने हुए थे, खून के गड्ढे हुए थे और मानो किसी जानवर ने उसको नोच के खाया है। फिर रात को इन्वेस्टिगेशन एरिया से जब सारे पुलिस ऑफिसर लौट रहे होते हैं, सत्या और बाकी कांस्टेबल चाय पी रहे थे, तभी वृंदा भी आके उनको ज्वाइन करती है। तभी ये कांस्टेबल सत्या सर से पूछते हैं, सर मुझे मालूम नहीं ये बेवरल लोग क्यों दारू पी के नाले में ही गिरते हैं, नाले को भी दुर्गंध बनाते हैं और हमारा काम भी बढ़ा देते हैं। तब वृंदा बोलती है कि ये कोई सुसाइड नहीं, ये एक प्लान मर्डर है। तुम देख सकते हो कि उसके बॉडी में इतने निशान हैं और कोई जानवर ने उसको नोच के खाया है और एक बड़े रेत के बोरी से बांध के उसको नीचे गिरा दिया गया था। चूहे ने काटा इसलिए बॉडी ऊपर तैर रही थी। तभी सारे लोग उस पे हंसने लगे। फिर हम नेक्स्ट डे मॉर्चरी में देखते हैं सीआई सर और सत्या को। सीआई सर बोलते हैं कि मेरे आना जरूरी है, तो वो बोलता है हाँ सर, जो पोस्टमार्टम कर रहा है वो स्टेशन के हेड को बुला रहे थे। फिर वो मॉर्चरी के अंदर लेके जाते हैं और बोलते हैं इसका मर्डर हुआ है, सर में किसी लोहे की चीज से मारा गया है इसलिए स्कल बाहर आ चुका है, पीठ में 3 बार चाकू भोंका गया है, रीढ़ की हड्डी भी टूट चुकी है और आगे इसके हार्ट के पास 16 बार चाकू मारा गया है। अगर एक बार भी चाकू मारेंगे तो कितना दर्द होगा आप सोच सकते हो। तो ये सुनने के बाद ही सीआई साहब को उल्टी आ जाता है और वो बाहर चला जाता है। फिर डॉक्टर बोलते हैं कि इसके बॉडी को रेत के बोरी से बांध के पानी में डाल दिया गया था, चूहे ने बोरी को काट लिया इसलिए बॉडी ऊपर आ गया। सत्या को ये सब कुछ सुनने के बाद वृंदा की बात याद आ जाता है। फिर सत्या स्टेशन पहुंचता है और सारे मिसिंग केसेस को अपने कांस्टेबल को छांटने के लिए बोलता है। इतनी मिसिंग केसेस हो गए थे कि पूरा रूम भर चुका था। फिर सत्या वृंदा के पास भी जाता है और बोलता है तुमने सही बोला था, हम इसी केस के ऊपर काम कर रहे हैं, तुम चाहो तो हमें ज्वाइन कर सकते हो। फिर हम देखते हैं कि वृंदा भी उन लोगों को ज्वाइन करती है और एक एक करके फाइल देखने लगती है। और रात में जब वो घर जाती है, इससे पहले सत्या को बोलती है कि मैं इन्वेस्टिगेशन के फाइल लेके जा सकता हूँ। सत्या बोलता है हाँ तुम कर सकते हो, बस एक सिग्नेचर करके जाना पड़ेगा। फिर सत्या रात में घर में जाके अच्छे से पोस्टमार्टम रिपोर्ट को पढ़ती है और एक एक करके पॉइंट को वो नोट डाउन करती है। बहुत टाइम वो ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के बाद अगले दिन वो थाने पहुंचती है। पुलिस स्टेशन में पहुंच के वो सत्या को बोलती है सारे ऐसे ऐसे लोगों की मिसिंग रिपोर्ट निकालो जो कि कोल माइन में या रेलवे में काम करता है, क्योंकि पोस्टमार्टम में हमको नाखून में ग्रेनाइट और कोल के निशान मिले हैं और ऊपर से पैरों में छोटे छोटे चोट के निशान जो कि कोल माइन में या रेलवे ट्रैक में काम करने में ही आ सकता है। फिर उधर से सारा नाम को शॉर्टलिस्ट किया जाता है और कुल 32 नामों को वो लोग देखते हैं जो कि कोल माइन में और रेलवे ट्रैक में काम करते हैं। एक एक करके सारे विक्टिम के परिवार को बुलाया जाता है। उसमें से एक परिवार उस बॉडी को शनाख्त भी कर लेते हैं। उस छोटी बच्ची की माँ रोती रहती है और बोलती है कि मुझे पता नहीं क्या हो गया है, यह हमसे बहुत प्यार करते थे, पर कुछ दिन पहले वो काम के लिए बाहर तो निकले थे, फिर घर ही नहीं लौटे। इतना सब कुछ सुनने के बाद जब वो लोग बाहर आते हैं तब सीआई सर आते हैं और बोलते हैं गुड जॉब वृंदा, तुमने अच्छे से काम किया, तुमने सारे डिटेल्स ढूंढ लिया और इस केस को हमको बंद करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, ना कोई चेहरा है ना कोई सबूत है। अगर ऐसे केस को हम ओपन रखेंगे तो स्टेशन की ही बदनामी होगा। ये बोल के उधर से वो चला जाता है। तब सारथी भी कुछ बोल नहीं पाता और वृंदा तब सारथी की तरफ देखती रहती है। फिर हम देखते हैं कि वृंदा पुलिस स्टेशन जाती है और अपना ड्रेस वगैरह चेंज करके वो नॉर्मल ड्रेस पहन लेती है और पुलिस जीप की गाड़ी लेके वो खुद ही इन्वेस्टिगेशन करने के लिए निकल जाती है। वो पहले उस नदी के छोर में जाती है पर उधर उसे कुछ भी नहीं मिलता। वो फिर कैलकुलेट करती है कि हो सकता है कि बहाव की वजह से वो इधर आ गया हो, इसलिए वो नदी के दूसरे छोर में भी जाती है जो कि बॉर्डर एरिया था। वो फिर इस नदी के दूसरे छोर में ढूंढते ढूंढते थक जाती है। तभी उसे एक पक्षी का पंख मिलता है उधर। वो फिर उस पंख का फोटो खींचता है और गूगल स्कैनर पे डालता है। स्कैनर पे डालते ही उस पंक्षी का फोटो आ जाता है और उसके साथ उसे ये भी मिलता है कि अगर पंक्षी किसी को घाव दे कैसे देखने को मिलता है, और वो एग्जैक्ट घाव उस विक्टिम के घाव से एकदम मैच कर रहा होता है। फिर हम एक आदमी को देखते हैं जो कि काला प्लास्टिक में कुछ सामान लिए हुए एक बारात में नाच रहा होता है। देखने से नहीं लग रहा कि बारात से आया है, वो बस ऐसे ही नाच रहा था। तभी उधर से बारात से वो निकल जाता है और एक खंडर में वो चला जाता है। वो खंडर एरिया बहुत ही अंधेरा था। वो धीरे धीरे खंडर के अंदर जाता है और हम देखते हैं कि यह आदमी इधर ही रहता है। वो फिर उस प्लास्टिक से मीट निकालता है और उसमें नींबू मिर्च लगा के प्रिपेयर करता है। वो किससे बात कर रहा होता है और बोलता है झाजी तुम अगर अच्छे से खाना नहीं खाओगे तो तुम काम कैसे करोगे, तुम्हारी उम्र मुझसे बहुत ज्यादा है और तुम्हें तो पता है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। फिर हमको दिखाया जाता है झाजी कोई इंसान नहीं, वो एक पंक्षी था जो कि वही पंक्षी था जिसको कि वृंदा ने गूगल सर्च में ढूंढा था और वो आदमी पंक्षी को मीट खिलाते जा रहा था और मुस्कुरा रहा था। फिर हम लोग नोटिस करते कि उस आदमी के बैग में वही डॉल था जो कि चीनी को उसका भाई साची ने दिया था। वो आदमी फिर उस डॉल को उठाता है अपने गोदी में और उसको सहलाता है। फिर हम उधर से फ्लैशबैक देखते हैं कि क्या हुआ था असलियत में। जब उसने अपनी बेटी चीनी को भगा दिया था और साची जंगल में खोया हुआ था, गांव वालों ने उसके माँ को पकड़ के लाया था पुजारी जी के सामने और उसको सब लोग पीट रहे होते। तब एक आदमी आता है और बोलता है आप इसके जगह मेरी बेटी की बलि ले
ये लो। पुजारी जी भी इस बात को मान जाता है और बोलता है माता के भोग को तो चढ़ा नहीं पड़ेगा। फिर वो बच्चे को ले आते हैं और बांध देते हैं। फिर उसके ऊपर तेल छिड़का जाता है, पूरा रिचुअल करा जाता है। इतनी देर में गांव वाले की आवाज सुन के साची उधर आ जाता है और हम देखते हैं कि उस बच्चे को आग लगा दिया जाता है। साची को लगता है कि ये उसकी बहन है, वो पूरा शॉक हो जाता है। फिर पुजारी जी बोलते हैं इस औरत को भी हम जिंदा नहीं छोड़ सकते, इसने भगवान को तुष्ट किया है, और उसका गला भी वो लोग काट के चले जाते हैं। फिर पुजारी जी बोलते हैं कि आज जंगल में माता आएंगे तो सब लोग अपने अपने घर चले जाओ। पर साची उधर बैठा रहता है। वो देखता है कि उसकी बहन की बॉडी जल के खाक हो चुकी है, उसकी माँ भी मर चुकी है। थोड़ी देर बाद वो शौक से जागता है और उसका गुस्सा फूट पड़ता है। वो भगवान के ऊपर से पूरा विश्वास खो देता है और अपने गले का लॉकेट नीचे फेंक देता है। फिर वो एक मशाल लेता है और उस भगवान की मूर्ति को भी जला देता है और गांव के हर एक घर को भी। 32 लोग मरे थे उस दिन तरफ तरफ के जंगल में। फिर हमको सारथी का घर दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी वाइफ खाना बना रही होती है और उसकी माँ उसको ताने दे रही थी कि तुम लोग डॉक्टर क्यों नहीं दिखा लेते, इतने साल मैरिज को हो चुका है, तुम लोगों को बच्चा नहीं होता। फिर सारथी ऑफिस के लिए निकलता है और उन दोनों में थोड़ा कहासुनी हो जाता है बच्चे को लेके। फिर हम देखते हैं स्टेशन में पहले से ही बिंद्रा मौजूद थी, जो कि पिछले दिन इन्वेस्टिगेशन करके एक पक्षी का पंख ढूंढ के लाई थी। उसके पास सिर्फ यही एविडेंस था। वो आके सारथी को दिखाता है और सारे घाव भी दिखाते हैं कि इस पंछी के वजह से ऐसे घाव बनते हैं। तभी सीआई सोलेमान आ जाता है और केस की स्टेटस पूछता है। सारथी तब उस जगह को टैकल देता है और बोलता है कि हाँ उस केस तो क्लोज हो चुका है सर, और कुछ नहीं है। एमएलए साहब आए, चीजों को डाइवर्ट कर देता है। पर बिंद्रा शांत नहीं हुई थी। वो खोजबीन करना चालू कर देती है कि ये पक्षी क्या इधर मिलता है या कैसे लाया जा सकता है। वो अलग अलग जगह जाती है। जब उसको कुछ भी पता नहीं चलता, फिर वो पीड़ितों के घर में जाते हैं, विक्टिम के घर में, जिन लोगों को बेरहमी से मारा गया है। उधर से भी उनको यही पता चलता है कि अचानक से काम की जगह से वो गायब हो गए। और दूसरी जगह हम चुटकी को देखते हैं जो कि गलत संगत में जा रही थी। वो दोहरा वीड भी लेना शुरू कर दिए थे अपने संगत में। उसमें से एक लड़का उसको पसंद भी करने लगा था। फिर जब वो लेट करके घर में आती है, उसका माँ पूछताछ करती है, तब वो चीख पड़ती है, बोलती है तुम्हारा सो कॉल्ड बड़ी बेटी है, उसको जाके सब कुछ पूछो, मुझे नहीं। दूसरी जगह हम वही किलर को देखते हैं जो कि एक ढाबे में बैठ के खाना खा रहा होता है। पारो उधर से चिकन को अलग करके रखता है और सिर्फ वेज खाना ही खाता है। वो थोड़ा अजीब बिहेव करता है। उसके अपीयरेंस से आसपास के लोग भी उसके तरफ देख रहे होते हैं। तभी ढाबे वाला बोलता है कि तुमने जिस बस के बारे में बोला था वो बस आ चुका है। तभी हम देखते हैं कि बस का ड्राइवर नीचे उतरता है और सारे लोग उससे अच्छे से बात कर रहे होते हैं। तब वो किलर उस बस ड्राइवर को सिर्फ देखे जा रहा था। और दूसरी जगह हम वृंदा को देखते हैं जो कि फिर से सपना देख रही थी उसके गाँव का। असलियत में चीनी ही वृंदा थी जो की गाड़ी से अपने गाँव से भागी थी। एक चेक पोस्ट में उसको पकड़ लिया जाता है। तभी कृष्णमूर्ति करके एक पुलिस ऑफिसर जब चेकिंग करता है, उसको वो बच्ची मिलती है, मतलब वृंदा। फिर वृंदा को वो अपने घर में लेके आता है। फिर हम देखते हैं कि प्रेजेंट डे में वृंदा अपने साइकोलॉजिस्ट से मिलती है और बोलती है कि अभी मुझे वो सपने आ रहे हैं, आप मुझे मेडिसिन प्रोवाइड करे। पर वो बोलते हैं कि ये कोई सपना नहीं है, ये तुम्हारा पास्ट है जिससे तुम भाग रहे हो। फिर हम उस दिन पुलिस स्टेशन में देखते हैं सारथी आके वृंदा से माफी मांगता है और ये बोलता है उस दिन सीआई सर के सामने मुझे बोलना पड़ा, नहीं तो सिचुएशन और भी क्रिटिकल हो जाता, मुझको आगे अपना प्रमोशन भी देखना है वृंदा मैम। फिर वो लोग थोड़ा चाय पीने के लिए बाहर चले जाते हैं। चाय पीते टाइम उसे सारथी समझा रहा होता है कि सीआई सर इस चीजों को टॉलरेट नहीं करते, वो इतने अच्छे मैनर्स के ऑफिसर नहीं है। तभी वृंदा नोटिस करता है जो चाय वाला होता है कप वो बिना देख के ही गबले में डाल रहा होता है, एक के बाद एक के बाद। तभी मानो वृंदा को उधर से क्लू मिलता है। वो सारथी से बोलता है किलर ने एक ही जगह 16 बार स्ट्राइक किया है, ये कोई ऐसा ही किलर कर सकता है जो पिछले एक्सपीरियंस हो, मतलब आगे उसने बहुत खून किए होंगे तभी ये पॉसिबल है। हमको अभी डेटाबेस में ऐसे लिस्ट ढूंढने हैं जो कि मल्टीपल स्ट्राइक की वजह से मरे हैं सिर्फ एक ही जगह। फिर वृंदा लग जाती है अपनी काम में और एक के बाद एक वो लिस्ट निकालती रहती है और स्टेट के अलग अलग पुलिस स्टेशन में जाके वो डेटा इकट्ठी करती है। सीआई सर को सारथी इधर मैनेज कर रहा होता है और बोलता है कि उनकी तबीयत खराब है। एक दिन बोल देता है कि वो लीव पे है, पर वृंदा अपना काम किया जा रहा था और सारथी इधर से उसे हेल्प कर रहा था। फिर कुछ दिन बाद जब वृंदा पुलिस स्टेशन आती है, वो देखती है कि सारे पुलिस स्टाफ के साथ सीआई सलमान साहब भी बैठे हुए थे। वो आते ही वृंदा को टॉन्ट मारता है और केस के बारे में पूछता है। वृंदा जब बताने के लिए जाता है वो बोलता है मैंने बोला था कि केस बंद करने को। वो जब लीड मिलने की एक बार बात ही बोलने गई थी तब वो चीख पड़ते और ये बोलते हैं कि स्टेशन में एक लेडी एसआई की जरूरत है इसलिए तुम हो, इससे ज्यादा तुम्हारा कोई काम नहीं है। टेबल में चुपचाप बैठे रहो, मैं आओ तो सलूट करो, लोगों के लिए खाना लाओ, ज्यादा मन करे तो बाहर जाकर रंगोली बनाओ, इससे ज्यादा तुम्हारा कोई काम नहीं है स्टेशन में। ये बोल के वो चले जाते हैं। फिर जब वो बाथरूम यूज करने के लिए जाते हैं, बिंद्रा गुस्से से वो बाथरूम का लाइट बंद करके कुंडी लगा देती है। तभी सारथी आता है और बोलता है बिंद्रा मैम आप क्या कर रहे हो, हमारे नौकरी खतरे में आ जाएगा। और सुलेमान अंदर से चीख रहा होता है मानो एक लाइट बंद होने से इसकी इतनी फटने लगी। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद बिंद्रा अपने टेबल पे बैठती है और सारथी जाके दरवाजा खोल देता है। ये बोलता है कि सर शॉर्ट सर्किट हुआ है। दूसरी जगह हम एक पार्क में एक बच्चे को देखते हैं जो कि झूला झूल रहा होता है।
वो किलर उसके सामने आता है और उसे एक टॉय गिफ्ट करता है और बोलता है तुम स्कूल जाना अगर तुम्हारे पापा घर नहीं आए, पापा से तुम बहुत प्यार करते हो मुझे पता है, पर मेरे बारे में पापा को मत बताना। ये बोलते ही हम देखते हैं कि वो आदमी जो बस ड्राइवर होता है वो आ जाता है और उतनी देर में ही वो किलर उधर से भाग जाता है। बृंदा को इस केस में और एक चीज नया पता चलता है, जहाँ पर हर एक किलर का कोई भी सर का बाल नहीं था, सारे लोग मुंडन करे हुए थे। और फैमिली से पूछने पर ये पता चलता है कि इनके सर पे बाल था, मतलब किलर ने उसको पहले अगवा किया, फिर मुंडन किया, फिर उन लोगों को मारा। ये एक सीरियल किलर का ही काम हो सकता है। जब सीआई सुलेमान को इन्होंने सारा डेटा दिखाया तो सीधा वो लोग चले गए एसटीआई के पास, इनके सीनियर अथॉरिटी के पास। सुलेमान जाके उनको सारा चीज बताता है और बोलता है कि मेरा एक ऑफिसर एसआई सारथी इस चीज को अच्छे से लुकआउट किया, इसीलिए हम इस चीज को क्रैक कर पाए। एसीपी साहब भी तब बहुत खुश होते हैं, पर बृंदा को कोई भी सुलेमान क्रेडिट नहीं देता। सारथी के बोलने पे कि उनको भी थोड़ा क्रेडिट मिलना चाहिए, वो उसको गाली दे देता है। अभी ये पूरे केस को एसआईटी हैंडल करेगा, एसीपी जी इस चीज को हेट करेंगे। फिर हम उस दिन रात को देखते हैं वो किलर सड़क पे होता है और हाथ में चोट लगने की बहाने से उसी ड्राइवर से मदद मांगता है बक्से को गाड़ी में डालने के लिए। वो आदमी खुशी खुशी मदद करता है और मदद करते ही वो किलर उसके पीछे से रॉड से उसके सर पे हमला कर देता है और उसको गाड़ी में भर के अपने अड्डे पे लेके जाता है। फिर हमको फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर हम सांची को देखते हैं जो कि एक जुबिनियल जेल में है। जो लोग छोटे उम्र में कत्ल वगैरह करते हैं उन लोगों को इधर रखा जाता है। सांची एकदम इधर भगवान को नहीं मानता, वार्डन आए दिन उसको मारते हैं पीटते हैं भगवान को मानने के लिए, क्योंकि हर दिन सेंटर में प्रेयर होता है जहाँ पर सांची चुपचाप खड़ा रहता है और वार्डन भगवान को बहुत मानता है। दूसरी जगह फिर से प्रेजेंट डे में हम उस किलर को देखते हैं जो कि उस बस ड्राइवर को पकड़ के रखा था। वो उस बस ड्राइवर के सामने जाता है और बोलता है मुझे तुम्हारी बस चाहिए। वो बस ड्राइवर मान जाता है और बोलता है मुझे छोड़ दो। वो किलर बोलता है मैं तुमको छोड़ नहीं सकता। तब वो ड्राइवर भगवान का नाम लेता है कि उसके लिए मुझे छोड़ दो। तब वो किलर अपना कान बंद कर लेता है और फिर वो उसका मुंडन करता है और देखते ही वो उसको जान से मार देता है और उस पक्षी को खाने के लिए छोड़ देता है। फिर वो पक्षी उसके मांसपेशी को खाते हैं। फिर हमको एसआईटी ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम सारथी को देखते हैं जो कि ऑफिस जाता है और एसीपी सर से रिक्वेस्ट करता है कि केस में बृंदा को भी लिया जाए, क्योंकि उन्होंने ही पहली बार लीड को ढूंढा था। मैं और सुलेमान सर तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं कर पाए, पर सर इसको कंप्लेन की तरह नहीं लीजिएगा, इसको आप एज ए फीडबैक की तरह लीजिएगा। फिर एसीपी सर सुलेमान को कॉल करता है और बोल देता है कि ऑफिस में जितने पेंडिंग काम है वो तुम करो, तुम्हारा एक नया एसआई ज्वाइन हुआ है उसको मेरे टीम में भेज दो, तुम बहुत सीनियर ऑफिसर हो सुलेमान, इस केस के लिए हम काफी है, तुम स्टेशन के बाकी कामों को देखो। अप्रूवल मिलने के बाद सारथी बृंदा को कॉल करके सब कुछ बता देता है और सुलेमान को भी शक हो जाता है कि सारथी ने ही इन्फॉर्मेशन एसीपी सर को दिया होगा। फिर हम देखते हैं सारथी और बृंदा मिलकर ज्वाइन करते हैं एसआईटी टीम और पूरा सेटअप करा जाता है। एक एक करके वो लोग सबूतें ढूंढ रहे होते हैं, हर जगह वो लोग इन्फॉर्मेशन इकट्ठे कर रहे होते हैं। फिर एक साइकोलॉजी एक्सपर्ट उनके डिपार्टमेंट पे आता है और बोलता है ऐसे सीरियल किलर का मोटिव यही होता है, उनके मन में कोई बिलीव हो जो कि मानते हैं कि गलत है या कोई भी और उनका ट्रॉमा रहा होगा पास्ट में, इसलिए वो लोग इतने हिंसक हो जाते हैं और ऐसे ऐसे काम करते हैं। दूसरी जगह फिर से हम उस किलर को देखते हैं जो कि इस बार भी उस बॉडी को बोरी से बांध के तालाब में डुबा देता है। थोड़ी देर बाद जब उधर से वो लौट रहा होता है तब दो पुलिस ऑफिसर उधर पेट्रोलिंग के लिए आए थे। वो लोग पैसे खाने के लिए उससे अनाप-शनाप क्वेश्चन पूछने लगे, तुम इधर क्या कर रहे हो, ये ट्रक में क्या है, पुलिस स्टेशन चलो। किलर थोड़ा एबनॉर्मल टाइप का था, वो अनाप-शनाप जवाब देने लगा। तभी उसे पुलिस अपने साथ थाने लेके जाते हैं। फिर उस दिन रात को बृंदा सारथी के घर जाता है खाना खाने के लिए। फिर वो तीनों में अच्छे से बातचीत हो जाए, बृंदा भी थोड़ा कंफर्टेबल होती है, वो ज्यादा किसी के साथ उतना बात नहीं करती। खाना खा के जब वो लोग लौट रहे होते हैं सारथी बृंदा से अपने फैमिली के बारे में पूछता है। बृंदा तब बताती है जब मैं 3 साल का था मेरे फादर ने मुझे अडॉप्ट कर लिया था, मैं उन्हें एक ट्रक में मिली थी, उन्होंने मुझे घर ले आया, अभी यही लोग मेरे फैमिली है। फिर हम लोगों को बृंदा का पास दिखाया जाता है जहाँ पर हम कृष्ण मूर्ति को देखते हैं जो कि अपनी छोटी बेटी के साथ बृंदा को भी रखती है। वो चाहती है कि बृंदा भी इधर रहे, उसके वाइफ को भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, पर आए दिन बृंदा बोली जाती है कि मुझे मेरे फैमिली के पास भेज दो, क्योंकि उसे भी थोड़ा थोड़ा याद था कि उसके साथ क्या हुआ है, उसके माँ के साथ क्या हुआ, उसके भाई के साथ क्या हुआ। पर कृष्णमूर्ति उसे हमेशा लाइफ में आगे बढ़ने की हौसला देते हैं, न कि पास्ट में देखने की। फिर भी वो कोशिश करते रहे कि बृंदा के फैमिली मेंबर कोई ना कोई उसे मिल जाए। फिर बृंदा उस पक्षी के बारे में पता करने के लिए और एक पक्षी ले जाता है जहाँ पर उसे पता चलता है ये पंछी अब विलुप्त हो चुका है, ये पहले एक ट्राइब जाति के पास रहा करता था। असलियत में ये लोग रिचुअल में इसको यूज किया करते थे, बलि चढ़ाने के बाद उसके मांस को खाने के लिए एक पंछी को छोड़ा जाता था। फिर बृंदा उधर से डेटा लाती है और एसआई टीम को वो देती है जहाँ पर उनको पता चलता है कि नर बलि के साथ लेके बहुत सारे रिचुअल के साथ भी ये मर्डर केसेस जुड़े हुए हैं। तभी बृंदा बोलती है सर हमको पुराने केसेस नहीं अभी नए केसेस देखने चाहिए जो कि अभी मिसिंग है। फिर वो लोग सारे मिसिंग केसेस को शॉर्टलिस्ट करने लगे। फिर बृंदा वही आदमी के घर में पहुंचा था जो कि बस ड्राइवर होता है। फिर उसकी औरत बोलती है वो ड्राइवरी करने गया था, फिर घड़ी नहीं लौटा, मुझे बोला कि 10 मिनट बाद
बाद ही मैं लौट आऊंगा, लास्ट कॉल भी मेरे साथ हुआ था। फिर बृंदा उधर से ऑटो लेके चली जाती है। ऑटो ड्राइवर बोलता है कि उसका औरत उसके ऊपर खाली शक करता है। अब्दुल बहुत ही अच्छा लड़का है। बृंदा फिर उससे पूछती है कि अब्दुल रोज किस रास्ते से घर आता था तुम्हें पता है? वो आदमी रास्ता दिखा देता है पर उसके साइड में एक जंगल का एरिया भी होता है। बृंदा तब बोलती है उस एरिया में घुसो, पर ऑटो ड्राइवर बोलता है उधर ज्यादा कोई जाता नहीं है, रात में तो कोई भी नहीं जाता। बृंदा जब उधर जाती है और थोड़ी ही दूर में उसे वही खंडर मिलता है जहाँ पर वो खून हुआ था। थोड़े टाइम इधर उधर देखने के बाद बृंदा को खून के धब्बे मिल जाते हैं और नेक्स्ट डे एसआईटी टीम उधर आते हैं फॉरेंसिक टीम को लेके। बृंदा को छानबीन करते टाइम उधर एक एटीएम का स्लिप भी मिलता है जो कि ठीक 2 दिन पहले का था जब ये अब्दुल मिसिंग हुआ था। फिर वो एटीएम स्लिप लेके सर से परमिशन मांगती है कि इसको डेटा चेक किया जाए। वो पता चलता है कि कोई कबीर अनंत का होता है। वो लोग बोलता है इसका डेटा बिल्कुल क्लीन है, वो एक राइटर है, इसके साथ वो एक एनजीओ भी चलाता है। पर बृंदा बोलती है कि सर इसका लोकेशन हमको गांधीनगर में मिला था, वो अगर कोई भी झूठ बोलेगा तो हम पकड़ सकते हैं, प्लीज हमको एक बार इंट्रोडक्शन करने दीजिए। पर एसीपी सर बोलते हैं बहुत ही आराम से, क्योंकि एटीएम स्लिप कोई भी ब्रेक थ्रू प्रूफ नहीं हो सकता। फिर हमको आनंद को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही शांत स्वभाव का होता है। वो एक राइटर भी होता है, इसके साथ साथ वो लिटरेचर का प्रोफेसर भी होता है। वो बहुत आराम से अपने कंपनी के हर एक जगह को एक इन्वेस्टर को दिखा रहा होता है फंडिंग लेने के लिए। इन्वेस्टर के जाने के बाद बृंदा और सरती उससे मिलते हैं और पुलिस स्टेशन बुलाते हैं इंट्रोगेशन करने के लिए, वो भी कॉर्पोरेट तरीके से। पहले ही जाके सारथी उनसे पूछता है कि जून 13 को आप कहाँ थे? आनंद बहुत ही कैजुअली बोलता है कि जून 13 को मैं कॉलेज में हूँगा, फिर उससे घर आके मैं मेरे एनजीओ को संभाला, फिर पापा के साथ थोड़ा टाइम बिताया, बस इतना ही। सारथी तब बोलता है कि आपने एटीएम से 12,000 रुपए विड्रॉल किए होंगे, आपको तो याद ही होगा। तब आनंद बोलता है हाँ मैंने विड्रॉल किया था, एनजीओ में थोड़ा मरम्मत का काम चल रहा था इसलिए मुझे पैसों की जरूरत थी, बस 10 मिनट का ही काम था। एटीएम गया, पैसे को विड्रॉल किया, फिर से मैं एनजीओ में लौट आया। फिर सारथी बोलता है हमको ये एटीएम स्लिप एक मर्डर वाले जगह से मिला है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है जो कि आपके एरिया से 20 किलोमीटर दूर है। आप ज्यादातर अपने एटीएम स्लिप को संभाल के रखते हैं या क्या करते हैं? तब आनंद थोड़ा इरिटेट होकर बोलता है आपको क्या लगता है कि मैंने मर्डर किया? एटीएम स्लिप कौन संभाल के रखता है? एटीएम से हम पैसा निकालते हैं, फिर उस स्लिप का क्या होता है हमको भी नहीं पता। मुझे लेट हो रहा है, एनजीओ में मेरी जरूरत है। आनंद उठ के चला जाता है। तभी वो लोग उनके रोकते हैं, पर एसीपी सर आ जाते हैं और बोलते हैं सर अब जा सकते हो, क्योंकि उनके पास कोई पुख्ता एविडेंस नहीं है। पर बृंदा को विश्वास नहीं था आनंद के बात के ऊपर, क्योंकि टू गुड टू बी ट्रू था। इतना अच्छा लड़का, इतने बैकग्राउंड चेक और वो भी सब कुछ क्लीन। वो फिर आनंद के ऊपर नजर रखने लगता है, पर 2 दिन तक नजर रखने के बाद भी बृंदा के हाथ कुछ भी नहीं लगता। फिर उस दिन रात को चुटकी उस लड़के के साथ वीडियो कॉल पे बात कर रही होती है। उनका अफेयर शुरू हो चुका था, वो लोग थोड़ा इंटीमेट बात भी कर रहे होते हैं। तभी उसका दरवाजा नॉक होता है और बृंदा बाहर खड़ी हुई थी। बृंदा उसे स्कूल के बारे में पूछती है कि तुम स्कूल अटेंड नहीं कर रहे हैं। तब चुटकी चीखने लगती है अपनी मम्मी के ऊपर और ये बोलती है कि ये क्यों मुझे ज्ञान देती है। बृंदा तब कुछ भी नहीं बोलती, उधर से वो चली जाती है। ये दो बहनों में बिल्कुल भी नहीं बनती। बृंदा को चुटकी एकदम नहीं टॉलरेट कर पाती। फिर हम देखते हैं सारथी केस में एक चीज नोटिस करता है कि हर एक आदमी को मारने के बाद तालाब में बहाया जाता है। जैसे गांधीनगर में अब्दुल की मिसिंग केस मिला है, तो मे भी उसके आसपास जो एरिया होंगे उसमें तालाब में ही उसको मार के डुबाया होगा। एक तरफ सारथी गाड़ी लेके जाता है तालाब को चेक करने के लिए गांधीनगर के आसपास, और दूसरी जगह आनंद के एनजीओ में पहुंच जाती है बृंदा उससे बात करने के लिए। फिर वो लोग कॉलेज तक जाते हैं और गाड़ी में बृंदा उससे सब कुछ बताता है। मैंने 2 दिनों तक तुम्हारा पीछा किया पर मुझे कुछ सस्पिशियस दिखा नहीं। पर कभी कभी ऐसा भी होता है कातिल अपने इर्द गिर्द एक अच्छा सा इमेज पोर्ट्रे करता है पर अंदर उसका गिल्ट छुपा हुआ होता है। पर आनंद बोलता है मेरे में कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ एक एनजीओ चलाता हूँ और कॉलेज के बच्चों को पढ़ाता हूँ। बृंदा तब एक क्वेश्चन पूछती है आपको क्या भगवान में विश्वास है? तब आनंद बोलता है मुझे भगवान पे उतना विश्वास नहीं, मुझे सिर्फ कर्म पे विश्वास है और मेरे फादर मानते हैं, उनके लिए मैं भी थोड़ा माथा टेक लेता हूँ कि उनके मन की खुशी के लिए। दूसरी जगह हम गांधीनगर के पुलिस स्टेशन से देखते हैं जहाँ पर से कातिल को पुलिस स्टेशन लिया गया था। उन सब से पैसा लिया जाता है जिनको उस दिन रात को उन्होंने पकड़ा था, पर ये कोई पैसा नहीं देता। तब पुलिस ऑफिसर उसका बैग छीन लेता है। उसके बैग से वही चीनी का डॉल मिलता है जो कि सांची ने उसको दिया था। पुलिस ऑफिसर बोलता है तू क्या कोई काला जादू वगैरह करता है? तब उसको गुस्सा आने लगा और वो डॉल छीनने की कोशिश करता रहा। पुलिस ऑफिसर सारे पकड़ने लगे और वो रोता गया। आखिर में पुलिस ऑफिसर उसको पागल समझ के वो डॉल देके उधर से जाने के लिए बोलता है। फिर हम बृंदा को देखते हैं जो कि आनंद के क्लासेस के बाहर खड़ी हुई थी। वो उसका लेक्चर सुन रही होती है जो कि अपने पेरेंट्स न्याय त्याग के ऊपर थोड़ा बेस करा हुआ था। फिर उसको अपना पास्ट याद आता है जहाँ पर कृष्णमूर्ति जी उसे समझा रहे होते हैं कि हमेशा सच के रास्ते पे चलो, तुम्हारे पास अगर अपॉर्चुनिटी है, तुम्हारे पास अगर साधन है तो लोगों की मदद करो। अन्याय बेटी कितना भी बड़ा हो, उसका महल जितना भी बड़ा हो, उसको जलाने के लिए एक सच्चाई की तीली ही काफी है। फिर बृंदा कृष्णमूर्ति जी से कन्फेस करती है कि आज उसने उसके पर्स से पैसा चुराया है। तब
तब कृष्णमूर्ति जी बोलते हैं, आज तुम्हारे सच को तुमने जीतने दिया, तुमने ये सच मुझे बता दिया, अगर तुम नहीं बताते तो झूठ जीत जाता। ऐसे वृंदा को वो लेसन देते जाते हैं और वृंदा भी धीरे धीरे उनके करीब होते गई और उनको पापा बुलाने लगी। फिर हम पास्ट में ये भी देखते हैं, एक दिन उनके घर में खबर आता है कि उनके पापा गुजर चुके हैं, मतलब कृष्णमूर्ति जी गुजर चुके हैं। उन्होंने और एक लड़के को अडॉप्ट किया था, उसके साथ उनका भी बॉडी मिला। वो लड़का घायल है पर आपके पापा मर चुके हैं। उन्होंने एक जाति के विरुद्ध किसी को बचाने की कोशिश किया था, इसलिए उन्होंने उसको मार दिया। फिर वो सारे मॉर्चरी पहुंचते हैं और देखते हैं कि उनके पापा मरे हुए थे। दोनों बेटी और उनकी माँ बहुत फूट फूट के रोने लगी थी। और दूसरी जगह हम वृंदा को देखते हैं जो कि आनंद के साथ बहुत फ्री हो रही थी। उसको लग रहा था कि आनंद बहुत ही अच्छा लड़का है, वो केस में हेल्प कर पाएगा और ये बस एक कॉन्सिडेंस ही है। दूसरी जगह हम सारथी को देखते हैं जो कि बहुत मेहनत करके तालाब में लाश ढूंढता है। सुबह शाम ढूंढने के बाद रात को आखिर में जाके उनको लाश मिलता है और अगले दिन सुबह स्पॉट पे वृंदा आती है। वृंदा जब स्पॉट में होती है उसके पास एक कॉल आता है। वो भागते हुए अनंत के एनजीओ जाती है और देखती है कि अनंत के फादर का मर्डर हो चुका है, वही सेम पैटर्न। वृंदा तब खुद को कोसने लगती है क्योंकि आनंद के ऊपर उसका शक था कि ही सस्पेक्ट है, पर वही आज विक्टिम हो गया। उसके फादर की लाश उसके सामने पड़ी हुई है और वो खुद को ब्लेम करती है। एसआईटी ऑफिस में भी एसीपी को बहुत सुनाया जाता है सीनियर के थ्रू। बोला जाता है कि तुम्हारी एक ऑफिसर वृंदा उधर क्या कर रही थी, जब तुमने बोल दिया था कि आनंद के साथ कोई पूछताछ नहीं करने को, वो क्यों कर रही, तुम्हारे जूनियर्स ही तुम्हारे ऑर्डर नहीं मान रहे। और दूसरी जगह हम देख रहे हैं कि ट्रैफिक में चेकिंग चल रहा होता है जहाँ पर वृंदा की बहन चुटकी होती है उसके बॉयफ्रेंड के साथ। वो लोग थोड़ा ड्रिंक्स करे हुए थे और गाड़ी में गांजा भी होता है, पर चुटकी गांजा वगैरह हाथ नहीं लगाती, उसका बॉयफ्रेंड भी पीता है। और राउंड पे तब सीआई सर सुलेमान थे, उसको भी मौका मिल जाता है वृंदा को जलील करने को, इसलिए वो पूरे गैंग को थाने में लेके चले जाते हैं। जब वृंदा को पता लगती है वो जाती है सीधा पुलिस स्टेशन और सुलेमान सर से जाके वो माफी मांगती है। वो जाते ही ये बोलती है कोई गलतफहमी हुआ होगा सर, ये मेरी बहन है। पर सुलेमान उसको जलील पे जलील करे जा रहा था, तुम तो इतने बड़े ऑफिसर हो और तुम्हारी बहन नशे करते हैं, धंधा करती है। और ये सुनने के बाद वृंदा अपने आपा खो देती है और सुलेमान के गिरेबान जाके पकड़ लेती है और उसके साथ हाथापाई करने लगती है। फिर हमको एसआईटी ऑफिस दिखाया जाता है जहाँ पर एसीपी सर उन दोनों पे ऊपर चीखते हैं, जहाँ पर सुलेमान झूठ बोलता है उसके बहन के बारे में कि वो गांजा के साथ पकड़ी गई है और ऊपर से बहुत कुछ बना के भी। तब एसीपी सर बोल देते हैं मुझे पता है तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो, तुमको टीम में आना है ना, ठीक है तुम टीम में आते हो। और वृंदा को 2 हफ्ते के लिए सस्पेंड करते हैं, ये बोलते हुए कि तुमको काम करना सीखना पड़ेगा, किसी सिस्टम में रह के सीनियर्स की इज्जत किया जाता है, सब चीज का एक ही हल नहीं होता, दिमाग को गुस्सा करना, ये तुम्हारे लिए एक सीख है वृंदा। वृंदा तब उधर से रोते हुए निकल जाती है। तब सारथी उसके पीछे जाता है। तब वृंदा सारथी के ऊपर भी चीख देता है और ये बोलता है तुम्हारा सीआई सर तुम्हारे डिपार्टमेंट में आ चुका है, मेरे बिना केस सॉल्व कर लोगे ना तुम तो अपने प्रमोशन के लिए उनके आगे पीछे घूमते हो, और बहुत कुछ बोल दिया उसे। और वृंदा जब घर पहुंचती है चुटकी फिर उसके ऊपर चीख देती है, ये बोल के किसने कहा था तुमको पुलिस स्टेशन आने के लिए। वृंदा तब बोलती है कभी तो दूसरों के बारे में सोच लिया करो। वृंदा इन सब के चलते हुए बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी। वो अपने कमरे में जाके सारे केस फाइल्स को सब कुछ को वो उलट पुलट कर देती है। फिर उस दिन रात को वो आनंद से जाके फिर से मिलती है और उसे सब कुछ बताता है क्या कुछ हुआ है, और उसके पापा के लिए भी वो माफी मांगती है कि मैं अगर होती तो तुम्हारे पापा को बचा लेती, मेरा शक गलत था तुम्हारे ऊपर। फिर उधर से लौटते टाइम वो ऑटो में जाके देखती है कि रेलवे स्टेशन के गेट पे कैमराज होते हैं, तो गांधीनगर के रेलवे फाटक में भी कैमरा होगा। तब वो सारथी को कॉल करता है और बोलता है कि गांधीनगर पहुंचो, पर सारथी उससे नाराज था। वो बोलता है तुम जाओ मैं थोड़ी देर बाद पहुंचूंगा। फिर वृंदा और सारथी जब उधर जाते हैं रेलवे स्टेशन में, उनको पता लगता है कि एक गाड़ी रेगुलरली उधर मूव हो रहा था जहाँ पर वो मर्डर हुए थे 2 दिन पहले। और भी एक चीज देखने को उनको मिलता है कि पुलिस ने उस गाड़ी को अरेस्ट भी कर लिया था। फिर वो पुलिस स्टेशन भी आते हैं, पर पुलिस स्टेशन में आके उनको पता लगता है कि वो एक पागल था, उसको देखने में नहीं लग रहा था कि वो सीरियल किलर है, और उसके बारे में उनको कुछ भी नहीं पता चलता। सिर्फ उनको उधर से फिंगरप्रिंट ही मिलते हैं, क्योंकि बाकी उसने नाम बताया ना कुछ। वृंदा फिर सारथी से पूछता है कि ये क्या हम डेटाबेस से चेक कर सकते हैं। सारथी बोलता है हाँ चेक कर सकते हैं, बट थोड़ा टाइम लगेगा। रिपोर्ट से उनको पता लगता है कि ये फिंगरप्रिंट किसी ठाकुर के नाम का है जो कि लालापुर गाँव में रहता है, और उसके पास में बहुत मर्डर केसेस भी है। वो लोग रात में लालापुर गाँव पहुंचते हैं और उधर जाके जब वो ठाकुर के बारे में पूछते हैं वो लोग कुछ भी नहीं बताते, ऊपर से धमकी भी देते हैं जल्द से जल्द ये गांव छोड़ के चले जाओ। तभी उनमें से एक आदमी उनको चुपके से मिलने के लिए बुलाता है और ठाकुर के बारे में सब कुछ बताता है। बोलता है आज से 19 साल पहले, बोलते हैं कि भगवान पैदा होते ही नसीब को लिखते हैं, और ठाकुर पैदा होते ही के माँ को खा गया। तब से उसकी नानी उसे देख नहीं पाता। गाँव के पुजारी ने भी बोल दिया कि इसके ऊपर कोई काला साया है, पूर्व जन्म का पाप वो ढो रहा है, 16 लोगों की हत्या किया था ये पिछले जन्म
जन्म में। तो गांव वाले इसे अशुभ मानने लगे। गांव में कोई भी मौत होता था, कोई भी महामारी होता था, सभी इसको ही बोलते थे और इसकी नानी इसे पीटा करती थी। सिर्फ इसके नाना ही उससे प्यार करते थे। फिर उसके दादी इसको एक खूंटे से बांध के रखती थी। उसको अच्छे से खाना भी नहीं देते थे। गांव में कोई मौत होता तो उसको आके लोग मारते थे। बहुत ही गलत हुआ इस बच्चे के साथ। फिर एक दिन इसका नाना मर गया और ये बहुत रोया। उसके नानी को लगा इसकी पाप के वजह से उसने अपना पति खो दिया। तो गांव में यज्ञ कराने के लिए और गांव के पाप को खत्म करने के लिए इसको पुजारी जी ने एक जगह रात को बांध दिया कि आज इसका बलि चढ़ेगा माता के लिए और मरने के बाद इसकी मांसपेशी को खाएगा ये पक्षी। पर ये होता नहीं, उधर से कैसे भी वो छूट जाता है और अपने दादी के पास मदद के लिए आता है। पर उसकी दादी कोई मदद नहीं करती। तब वो अपने दादी को खत्म करता है और फिर अपने गाँव में आग लगा देता है। फिर वो आदमी सारे फोटोज वगैरह के साथ सब कुछ वो उन लोगों को हैंड ओवर करता है। फिर वो दोनों फिर से शहर लौट आते हैं। फिर उस दिन रात को बिंदा जब फ्रेश होकर रूम में आती है, वो देखती है उसकी माँ फिर से सब कुछ ठीक कर रही है। जो कि केसेस के फाइल थे, फोटोज थे, वो फिर से दीवार में चिपका रही है और बोलती है तू बेटी इतने स्ट्रेस क्यों लेती है। फिर बिंदा बातचीत करते करते कुछ डेट पे नोट करती है। जो भी कोल माइन से हो या रेलवे स्टेशन से हो या भी बस डिपो से हो, जो भी मिसिंग होता है अगले दिन उस जगह में एक्सीडेंट होता है। मानो कोल माइन में लोग धस के मर जाते हैं, बस का एक्सीडेंट हो जाता है, ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई भी मेले में आग लग जाता है। फिर उसी रात को वो सारथी के घर में जाता है और उसे भी समझाता है कि कोई भी एक मिसिंग होता है और उसके जगह वो किलर आके ज्वाइन होता है और वही मिलके मास मर्डर करता है। ये कोई सीरियल किलर नहीं है, ये एक मास मर्डरर है। लोगों को मार रहा है ज्यादा से ज्यादा, जो भगवान पे मानते हैं। फिर हम वही किलर को देखते हैं जो कि एक बस ड्राइव कर रहा होता है जहाँ पर सारे लोग हज पे जा रहे होते हैं। वो रात को देखते ही वो ट्रक को ब्रिज से नीचे गिरा देते हैं जहाँ पर सारे लोग मारे जाते हैं। फिर हम देखते हैं वो किलर बैठा हुआ होता है, पूरा भीगा हुआ था। वो फिर कॉल करता है आनंद को और वो उसे सत्या करके पुकार रहा था और आनंद उसे ठाकुर कह के वो बोलता है कि हमारा काम हो चुका है। फिर हम देखते हैं उसके एनजीओ के बाकी लोग भी बहुत खुश थे और उसके साथ आनंद उर्फ सत्या भी बोलता है हमारा और एक काम पूरा हो गया और उसके एनजीओ के सारे लोग तब खुश होते हैं। आनंद ये भी बोलता है जो लोग भी आज मरे वो भगवान को मानते हैं, उनका भगवान आया उनको बचाने के लिए, हम तब तक ये करते जाएंगे जब तक दुनिया में कोई भी रहेगा जो भगवान को मानता है। फिर हम लोग डिसाइड करेंगे कि भगवान है या नहीं है। हम फिर से फ्लैशबैक में जाते हैं और हमको जुबिनाइल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम आनंद उर्फ सत्या को देखते हैं। वो पेपर पढ़ रहा होता है और उसके गांव के इंसिडेंट के बारे में पेपर में लिखा हुआ था, कैसे उसने अपने बहन को खोया, जला दिया गया रिचुअल की वजह से, उसकी माँ मारी गई और उसने कैसे गाँव वालों को जला दिया, सब कुछ पेपर में लिखा हुआ था। फिर हम देखते हैं जुबिनाइल में और एक नया लड़का है जो कि बाथरूम में खुद को लॉक करके रख रहा है। सारे लड़के और गार्ड भी उसे बहुत तंग कर रहे हैं और उसे बाहर बुला रहे हैं पर वो नहीं आ रहा। वो बोल रहा है अगर मैं बाहर आया तुम लोग मुझे बहुत मारोगे। फिर रात को जो कि सत्या उसे बुलाता है, फिर उसके कहने पे वो बाहर आता है। उसका नाम वो ठाकुर बताता है। फिर सत्या उसे रात को खाना देता है और वो खा लेता है। सारा दिन फिर से वो अपने को बाथरूम में बंद करके रखता है। फिर सत्या नेक्स्ट डे उससे पूछता है तूने क्या किया है। वो बोलता है मैंने 16 खून किए हैं पिछले जन्म में, इसलिए मैं ये पाप ढो रहा हूँ और मैंने मेरी दादी जी को भी मार डाला और गाँव वालों को भी। सत्या फिर मुस्कुराता है और बोलता है तुझे कैसे पता पिछले जन्म में तूने 16 खून किए हैं। वो बोलता है कि पुजारी जी ने बोला है। ये सब एक अंधविश्वास है, तुझे मारने को कोई नहीं आएगा और तू कोई पनौती भी नहीं है, अगर कोई आता है उसके सामने मैं खड़ा हूँगा। फिर इधर से ही उन दोनों की दोस्ती का शुरुआत होता है। फिर हमको प्रेजेंट डे में दिखाया जाता है जहाँ पर ठाकुर ने बस एक्सीडेंट कराया था। उधर सारे लोग पहुंचते हैं, एसटीआई टीम भी उधर सब पहुंच के बोलते हैं कि बृंदा ने सही अनुमान लगाया था कि ऐसा ही हो रहा है, उसकी जगह कोई और ले रहा है और मास मर्डर कर रहा है। तब एसीपी जी भी बोलता है बृंदा भी तुम टीम को लीड करोगे और अपनी गलती के लिए वो थोड़ा माफी भी मांगते हैं। फिर बृंदा और सत्या के हाथ में जो ठाकुर का फोटो लगा था पुराना, उसको ही मॉडिफाई करके एडल्ट बना के फोटो का स्केच करा गया और जगह जगह सर्कुलेट करा गया। फिर उनका शक एकदम यकीन में बदल गया जब वो हर जगह जाके पूछताछ करने लगे। बस डिपो के मालिक बताते हैं जल्दी में हमने एक को भर्ती कर लिया था, हमने पूरा क्रॉस चेक भी नहीं किया था। सेम कंस्ट्रक्शन एरिया में भी जहाँ पर ब्रिज गिरी हुई थी उधर भी ठेकेदार को नहीं पता कि कौन सा आदमी नया ज्वाइन हुआ था। दूसरे जगह हम आनंद को देखते हैं जो कि अपने एनजीओ में अपने लोगों के साथ रेडी हो रहा था कुछ बड़ा करने के लिए। उसने बोला मेरे बहन को मेरे आंखों के सामने जला दिया गया, मेरी माँ को मार दिया गया और आप लोग भी आज मेरे साथ इस मुहिम में इसलिए जुड़े हुए हो कि आपके साथ भी भगवान के नाम में कुछ न कुछ गलत करा गया इन पुजारी के द्वारा और भगवान के मानने वालों के द्वारा। हम एक एक करके सबको खत्म कर देंगे जो भी भगवान को मानते हैं, फिर हम डिसाइड करेंगे कि भगवान है या नहीं है। उसी दिन रात को हम देखते हैं कि आनंद और ठाकुर एक साथ खाना खा रहे होते हैं और ठाकुर आनंद से माफी मांगता है ये बोलने के लिए तुम्हारे एटीएम में लेके गया था और स्लिप भी, नहीं तो वो लोग हमको नहीं पकड़ पाते। आनंद तब बोलता है हम जिस मुहिम में है हमको कोई भी कभी भी नहीं पकड़ पाएगा, मैं नहीं रहा तो दूसरा कोई शुरू करेगा, ये एक मुहिम है, एक जंग है। वो लोग बातचीत कर ही रहे होते हैं तभी उनका एक आदमी बोलता है कि बृंदा आपसे मिलने के लिए आए हैं। तब ठाकुर भी सोचता है कि उसको अरेस्ट
करने के लिए और उत्तेजित हो जाता है। पर आनंद बहुत ही शांत रहता है। वो बोलता है इसको अंदर ले जाओ, जब तक हम नहीं बोलेंगे तब तक उसको कुछ भी नहीं पता लगेगा। बिंदा जाके आनंद को सब कुछ बताता है, कैसे ये किलर एक एक करके मास मर्डर कर रहा है। वो बोलता है कि तुम्हारे फादर को मारने का मोटिव समझ में नहीं आया, क्योंकि इसके बाद कोई मास मर्डर हुआ नहीं। तुम्हारे फादर को क्या तुम कोई तीर्थ पे लेके जाने वाले थे? आनंद तब बोलता है मुझे खास कुछ याद नहीं आ रहा और बहुत रात भी हो चुका है, मुझे एनजीओ का काम भी देखना है। वृंदा थोड़ा जोर देती है। इस बात पे आनंद बोल देता है कि हाँ, मैं लेके जाने वाला था जगन्नाथ देव की तीर्थ यात्रा में, उसका टिकट भी मैंने कराया था, पर पापा की मौत की वजह से वो कैंसिल हो गया। वृंदा फिर थैंक यू बोल के उधर से चली जाती है। आनंद कोशिश कर रहा था कि इसको थोड़ा डाइवर्ट कर दे। दूसरी जगह हम चुटकी को देखते हैं जो कि पब में होती है और उसके बॉयफ्रेंड के साथ उसका कुछ अनबन हो जाता है, क्योंकि वो उसको फिजिकल नहीं होने दे रही थी। फिर उसका बॉयफ्रेंड उसके ऊपर चीख पड़ता है और उसे थप्पड़ भी मारता है और जान से मारने की धमकी भी देता है। ये मत सोचना कि तुम्हारी दीदी से मैं डरता हूँ। जब ये बात वृंदा को पता लगती है, वो तुरंत बाढ़ में आती है और उस लड़के को घसीटते हुए बाहर लाती है और गाड़ी की बोनट को खोल के उसे बोलता है अभी तेरा मुंह जला दूंगा, और उसे बहुत धमकाता है कि मेरे बहन से आइंदा मिलना मत। ये बोल के वो अपने बहन को लेके अपने घर चली जाती है। चुटकी को भी अपनी गलती का रियलाइजेशन होता है और वृंदा से माफी मांगती है और उसको बहन का दर्जा देती है। फिर हम एसआईटी टीम में देखते हैं एसीपी सर बोल रहे थे कि जगन्नाथ टेम्पल के पास हमको कोई क्लू नहीं मिला, ये केस क्या हम डीजीपी सर को ट्रांसफर कर दे? तो वृंदा एक आइडिया देती है। वो बोलती है कि हमको एक प्रेस रिलीज करना चाहिए। वो अपने ऊपर सब कुछ ले लेती है। प्रेस रिलीज में वो बोल देती है कि मुझे सब कुछ पता है ठाकुर के बारे में, मैं आ रहा हूँ पुनर्जन्म लेके। जिन 16 लोगों को तुमने पिछले जन्म में मारा था उनमें से ही मैं एक हूँ और मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं। वो अपने फैमिली मेंबर्स को अपने घर से अंडरग्राउंड कर देती है और पूरे पुलिस फोर्स को अपने घर के बाहर लगा देती है और खुद घर के अंदर। और ये न्यूज जब ठाकुर आनंद के एनजीओ पे देखता है, वो गुस्सा हो जाता है, टीवी तोड़ने लगता है, चीखने लगता है। वो मानने लगता है पिछले जन्म में जिन 16 लोगों को उसने मारा था उनमें से वृंदा एक है जो कि लौट के आई है उसको खत्म करने के लिए। उसका पुराना मेमोरी ट्रिगर होने लगा, जो कि जब वो छोटा था उसके गांव वाले उसे बोला करते थे। आनंद ये सब कुछ देखते हुए उसको शांत करता है और उसके बाकी लोगों को बोल देता है कि इसको हमारे एनजीओ से दूर लेके जाना पड़ेगा, नहीं तो पुलिस का शक हमारे इधर बैठेगा और हमारा पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। उसे लगता है कि ठाकुर को भी उसने समझा दिया अच्छे से। और रात को जब दूसरा आदमी ठाकुर को लेकर जगह शिफ्ट हो रहा था, वो ढाबा में जब खाना लेने के लिए गया, ठाकुर उधर से टेम्पो लेके भाग गया, क्योंकि उसके दिमाग में तो खून सवार था और डर था कि वृंदा उन्हीं में से कोई एक है जिन 16 लोगों का मर्डर पिछले जन्म में उसने किया था। अगर वृंदा को वो खत्म नहीं करेगा तो वृंदा उसे जान से मार देगा। फिर वो सीधा वृंदा के घर के सामने जाता है और चाकू निकालता है। दूसरी जगह आनंद को भी पता चल जाता है कि उधर से वो भाग चुका है। वो भी उसका भी शक बैठता है कि वृंदा को मारने के लिए ठाकुर गया है। वो भी गाड़ी लेके निकल जाता है। सीआई मौली की वजह से ठाकुर को थोड़ा शक हो जाता है, वॉकी टॉकी का आवाज उसने सुन लिया था। तब उधर से वो भाग जाता है और पूरी एसआईटी टीम उसके पीछा करता है। भागते हुए वो लोग कंस्ट्रक्शन एरिया में पहुंचते हैं और भागते भागते ठाकुर ने अपना बैग भी गिरा दिया था। आखिर में जाके उसके ऊपर पुलिस वाले पकड़ते हैं, फिर भी उधर से वो भाग जाता है। लास्ट मोमेंट में वृंदा और ठाकुर आमने सामने होते हैं। दोनों में हाथापाई होता है, पर ठाकुर वृंदा को मार के नीचे गिरा देता है और उसके ऊपर डॉट से बार करने के लिए ही जाएगा, तभी पीछे से सारथी उसे गोली मार देता है। मरते टाइम वो बोल रहा होता है तुम हम लोगों के पीछे क्यों पड़े हुए हो। वृंदा ये लास्ट वर्ड सुनने के बाद बेहोश हो जाती है और ठाकुर उधर ही खत्म हो जाता है। सबको लगता है केस सॉल्व हो चुका है, ठाकुर मर चुका है। प्रेस रिलीज हो जाते हैं, लोग बहुत ही खुश थे। फिर मॉर्चरी में जब पोस्टमार्टम देखने के लिए सारथी और बिंद्रा गए थे, उनको तब उसके पॉकेट से एक फोन मिलता है जो कि मर्डर के एकदम 2-3 मिनट पहले ही उसे कॉल किया जाता था। इसका मतलब कोई ना कोई उसे इंस्ट्रक्शन देता है और वो सारथी को बेहोश होने से पहले ठाकुर का लास्ट वर्ड भी बताता है कि हम लोगों के पीछे क्यों पड़े हो, मतलब ये एक नहीं है बहुत लोग हैं। पर वृंदा एक चीज भी और नोटिस करती है कि उसके छाती में सत्या नाम का एक टैटू भी होता है। फिर से वो जुबिनियल में पता करते हैं कि इसके साथ सत्या नाम का कोई क्या था। तब उनको सत्या के बारे में पता लगता है और उसको किसी ने एडॉप्ट भी किया था, जिसका नाम है कृष्णमूर्ति। कृष्णमूर्ति और कोई नहीं, वृंदा के पापा थे, जो कि उसको भी एडॉप्ट लिए थे 3 साल पहले। फिर सीधा वो अपने घर जाती है और अपने माँ से पूछती है कि माँ सत्या कौन है, पापा ने इसे क्यों एडॉप्ट लिया था। उसकी माँ पहले कुछ भी नहीं बताती, पर वृंदा के प्रेशर देने पे वो बता सत्या और कोई नहीं तुम्हारा ही भाई है, पर मैं नहीं चाहता था कि उसका साया तुम्हारे ऊपर पड़े, क्योंकि तुम्हारे पापा के डेथ के टाइम उसकी भी बॉडी उनके साइड में ही पड़ा हुआ था। मैं मानता हूँ कि वही जिम्मेदार है तुम्हारे पापा की मौत के लिए। असलियत में तुम्हारे पापा को तुम्हारा भाई मिल चुका था, पर वो क्रिमिनल था, उसने गाँव वालों को जला दिया था, जान से मार दिया था, इसलिए मैंने मना कर दिया कि तुम्हें उसके बारे में कुछ भी बताने के लिए। फ्लैशबैक में कृष्णमूर्ति जी को देखते हैं जो कि सत्या से मिलता है और उसे बोलता है तुम पढ़ाई लिखा में बहुत अच्छे हो, यहाँ से बाहर निकल सकते हो, पर सत्या का कोई मन नहीं है बाहर जाने का। तभी ठाकुर उसे समझाता है तुम
तुम इतने इंटेलिजेंट हो, तुमको बाहर लेके जाने वाला कोई है, तुम अगर बाहर के दुनिया में जाते हो, कामयाब बनते हो तो तुम मुझे भी बाहर लेके जा सकते हो। फिर सत्या बाहर चला गया और कस्टडी तब पूरा मिला कृष्णमूर्ति जी को। वो उसको अच्छे से कॉलेज में भर्ती कराते हैं, उसके लिए कपड़े पैसे वगैरह भिजवाते थे, पर सत्या कुछ भी नहीं लेता था। वो नहीं समझ पा रहा था कि अचानक से उसके लिए इतना प्यार इनके मन में जागा क्यों, क्या मोटिव है इनका। पर कृष्णमूर्ति जी कुछ नहीं बताते थे, क्योंकि सत्या अभी भी एक क्रिमिनल था, वो सही के रास्ते में नहीं चल रहा था। जीवन के हर एक पड़ाव में सत्या ने देखा कैसे भगवान के दूत जो बने हुए हैं वो लोगों का शोषण करते हैं, इसलिए भगवान के खिलाफ और उनके दूतों के खिलाफ सत्या के मन में एक नेगेटिव इमेज जन्मा था। पर कृष्णमूर्ति जी उससे जब भी मिलते थे उसको लाइफ में आगे बढ़ने की सलाह दिया करते थे। धीरे धीरे उनका बॉन्ड भी सही होने लगा था। सत्या भी धीरे धीरे ट्रैक में आने लगा था और वो एकेडमिक्स में भी अच्छा कर रहा था। अब उसका ग्रेजुएशन आने वाला है। कृष्णमूर्ति जी अपने पत्नी से बोलता है अब सही टाइम आ चुका है, वो क्राइम के रास्ते से आ चुका है, उसके लाइफ में जितना भी पश्चाताप करने का हुआ था उसने सब कुछ कर लिया है, अभी सही टाइम आ चुका है भाई बहन को मिलाने की। फिर वो सत्या को लेने के लिए कॉलेज चले जाते हैं। सत्या तब अपने एक दोस्त से बात कर रहा होता है। सत्या का दोस्त एक लड़की से प्यार करता है जो कि पेट से है। उनका प्यार इतना आगे बढ़ गया, घर वाले और कम्युनिटी वाले नहीं मान रहे, तो उन लोगों को रोक के रखा है और ये लोग आज रात को भागेंगे, सत्या इन लोगों की मदद करेगा। सत्या कृष्णमूर्ति जी को भी अपने साथ आने के लिए बोलता है और ये दोनों भी चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं उस लड़की को कम्युनिटी वाले मार रहे होते हैं, बोलते हैं कि हम दोनों को ही खत्म कर देंगे। सत्या को कुछ ठीक नहीं लगता। फिर जब वो गाँव में जाता है, वो ये सब कुछ देखता है, वो बीच में खड़ा हो जाता है इन लोगों को रोकने के लिए, पर जो हेड होता है बोलता है कि इस लड़के को भी खत्म कर दो। फिर कृष्णमूर्ति जी बीच में आते हैं और सबको समझाते हैं कोई भी कम्युनिटी नहीं बोलता किसी की जान लेने को, पर ये धर्म के अंधे कैसे ही समझ सकते थे। वो कृष्णमूर्ति जी के ऊपर हमला कर देते हैं, उसे खत्म कर देते हैं। तो सत्या को बहुत बड़ा शौक लगता है, वो लोग सत्या को भी मारता है, पर सत्या घायल हुआ था, मरा नहीं था। फिर से हमको वही फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर वृंदा के परिवार को पता चला है कि उसके फादर मर चुके हैं। पुलिस वाले ने उनके वाइफ को भी बताया कि उनके साइड में सत्या करके एक लड़का भी है जिसका कस्टडी उन्होंने लिया था, आप चाहते हो तो उसको हम आपको सौंप सकते हैं, पर उसके माँ ने मना कर दिया क्योंकि उन्हें लगता है कि सत्य की वजह से ही कृष्णमूर्ति जी की जान गई है। फिर प्रेजेंट डे में हम वृंदा को देखते हैं जो कि सारथी को पकड़ के रोती रहती है। फिर प्रेजेंट डे में हम आनंद को देखते हैं जो कि चीनी मतलब वृंदा का वही डॉल लेके बैठा हुआ था। वो अपने लोगों से बोलता है कुछ बड़ा करने का टाइम आ चुका है। वो अपने लोग से बोलता है भले कितने अपने लोग पीछे छूट जाए पर हमको हमारा मकसद नहीं भूलना है। फिर से हम फ्लैशबैक में देखते हैं सत्या को होश आता है और वो जब अपने पापा मतलब कृष्णमूर्ति जी के बारे में पता करते हैं उसको पता चलता है कि वो मारे जा चुके हैं। फिर सत्या को अपना पूरा लाइफ रिवाइंड हो जाता है, कैसे उसके साथ क्या कुछ हुआ था, उसके बहन के साथ, उसके माँ के साथ। उसको फिर से भगवान के ऊपर गुस्सा आने लगा क्योंकि भगवान के कम्युनिटी वाले की वजह से ही आज कृष्णमूर्ति जी उससे छिन गए। तभी से वो एक मुहिम शुरू करता है जो भी भगवान से नाखुश है, भगवान के दूत से, भगवान की पुजारी से किसी का भी कुछ भी नुकसान हुआ है तो वो उसके साथ जुड़ जाए और हम मिलके बदला लेंगे। किसी के साथ जात पात का भेदभाव हुआ, धर्म का भेदभाव हुआ, किसी को कुएं से पानी ना पीने देना, कोई भी पुजारी किसी के साथ दुष्कर्म करा, सारे लोग धीरे धीरे सत्या के साथ जुड़ने लगे और वो लोग मिलके एक एक करके प्लान करके जो भी दोषी था उनको मौत के घाट उतारते गए। फिर कुछ दिन बाद ठाकुर भी जुबिनाइल होम से निकल गया और वो भी सत्या के साथ जुड़ गया। फिर प्रेजेंट डे में हम सारथी को देखते हैं जो कि वृंदा को समझा रहा होता है कि आपको इसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा, बहुत लोगों की जान को खतरा है, वो मास मर्डर कर रहा है। वृंदा भी अब खुद को थोड़ा संभालती है और सीधा ऑफिस पहुंचती है ये बोलते हुए अभी सत्या कैसा दिखता है, हमको वो डेटा चाहिए होगा। और दूसरी जगह हम आनंद को देखते हैं जो कि एक त्योहार में मास मर्डर करने के लिए रेडी हो रहा था। वो अपने लोगों के साथ सारा सामान का जुगाड़ कर रहा होता है। दूसरी जगह हम SIT ऑफिस में देखते हैं सारे लोग परेशान हो चुके थे, सत्या का उतना ज्यादा डेटा किसी को मिल नहीं रहा था। फिर आनंद ने जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ा था कृष्णमूर्ति जी ने उसको जहाँ एडमिशन कराया था वो चीज वृंदा देखने लगी कि सत्या ने अपना एक फेक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया था जहाँ पर उसने बताया कि उसको किसी ने अडॉप्ट किया और उसका नाम आनंद के पापा के नाम से एकदम मैच करता है। वृंदा के दिमाग में सीधा वो स्ट्राइक करता है, असलियत में वो तो आनंद का पापा ही नहीं था, वो फेक डॉक्यूमेंट क्रिएट करके उसको खुद का पापा बनाया। फिर दुनिया के सामने एक अच्छा सा नैरेशन क्रिएट कि वो एक बहुत अच्छा आदमी है। जब आनंद ने देखा कि पुलिस एक एक करके क्लू ढूंढ के उसके घर तक पहुंच चुकी है तब वो क्या करता है ठाकुर से उसी आदमी को मरवा देता है जिसको वो फेक फादर बना के अब तक रखा हुआ था कि सीधा वो पुलिस की नजर में सस्पेक्ट से विक्टिम में बदल जाए। फिर वो सीधा आनंद के एनजीओ में जाता है पर उनके कोई लोग भी उधर नहीं थे। तब वृंदा मानो पूरा एग्जॉस्ट हो चुकी थी क्योंकि उसे पता चल गया था कि उसका भाई और कोई नहीं आनंद है।
वो फिर आनंद के एनजीओ में जाके देखता है एक पैम्फलेट जहाँ पर लिखा हुआ था 25 साल बाद दिव्या ज्योति फिर से दिखेगी और बहुत बड़ा महाउत्सव होने वाला था। फिर वो एसीपी साहब को कॉल करते हैं और बोलते हैं कि आनंद ही सत्य है, और वो ये भी बोलती है कि जल्द से जल्द वो रिलीजियस प्रोग्राम हमको रुकवाना पड़ेगा, नहीं तो बहुत लोग मरेंगे। हम देखते हैं सारे एसआईटी टीम मंदिर के एरिया में पहुंचते हैं और एसीपी साहब जाके अनाउंसमेंट जब करने लगते हैं उनके तरफ मंदिर के कार्यकर्ता द्वारा बंदूक टान दिया जाता है और उनको चुपचाप रहने को बोला जाता है। असलियत में ये आनंद के ही लोग थे। सारे लोग दिव्य ज्योति देख के पानी में उतरेंगे और देवी को प्रणाम करेंगे, और पानी में ही आनंद ने सुबह ही एक केमिकल मिला दिया है जो कि आग के कांटेक्ट में आते ही जल जाएगा। जब वृंदा, सारथी और बाकी लोग सारे भक्तों को रोक रहे होते हैं, वृंदा को तब ये पता चलता है। वृंदा तब आनंद के बारे में पता करने की कोशिश करती है पर उसको कोई भी क्लू नहीं मिलता। तब वो सारथी से पूछती है कि दिव्य ज्योति कहाँ पर जलेगा। वो जंगल की तरफ पॉइंट आउट करता है। वृंदा तब समझ जाती है कि दिव्य ज्योति जलाएगा और कोई नहीं, आनंद ही, क्योंकि ऐसा कुछ इवेंट होता ही नहीं, क्योंकि वो जो एरिया था जहाँ से सत्या भागी थी और चीनी भी। लोग याद करें आज से 20 साल पहले क्या हुआ था जब सत्या के माँ को मार दिया गया और सत्या को लगा कि चीनी को भी मार दिया गया। उसने गुस्से में पूरे गांव को जला दिया था जो कि जंगल के एरिया में ही रहते हैं। और वैसे ही 20 साल पहले किसी ने देखा होगा कि जंगल से रोशनी आ रहा है, उसे लगा दिव्य ज्योति, असलियत में एक गाँव जल रहा था। फिर हम देखते हैं वृंदा उधर पहुंचती है और हम देखते हैं सत्या को जो कि एक केमिकल से भरा हुआ टैंक बना रखा था और उसको वो आग लगाने वाला था। यहाँ पर दिव्य ज्योति जली और उधर सारे लोग पानी में उतरेंगे और उनका एक आदमी उधर आग लगा देगा और सारे लोग जल के खत्म हो जाएंगे। वृंदा ने उसे सांची करके पुकारा, तब वो पीछे मुड़ता है और बोलता है तुम मेरे बारे में कैसे जानते हो। और फिर वृंदा ने खुद को चीनी बोला। वो बोलता है कि तुम मर चुके हो। फिर वृंदा ने सब कुछ बताया। सत्या को चीनी के ऊपर विश्वास हो गया पर वो नहीं चाहता कि इस मुहिम को रोका जाए। वो बोलता है तुम इतने साल मुझसे दूर रहे, मेरे माँ को मार दिया गया, मैं इतने साल कितना कष्ट था तुमको पता नहीं है। सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, भगवान से सताए हुए बहुत लोग हैं। अब ये मुहिम है चीनी, मैं चाह के भी रोक नहीं पाऊंगा। और वो आग लगाने के लिए आगे बढ़ता है। वृंदा पीछे से उसे बोलती है कि हम दोनों को एक ही आदमी ने पाला और बड़ा किया, उन्होंने जो सीख मुझे दी वो सीख तुम्हें भी दी, पर मैं मेरे रास्ते से भटका नहीं, तुम भटक चुके हो। तुम भी आज वही कर रहे हो जो 20 साल पहले वो लोगों ने हमारे साथ किया था। आज इन लोगों की क्या दोष है कि वो भगवान को मानते हैं। पर सत्या कोई बात सुनने को राजी नहीं था। तब वृंदा उसके ऊपर गोली चला देता है और उसकी जान ले लेता है। मरते टाइम सत्या वो हाथों से बनाया हुआ डॉल चीनी को देता है, मतलब वृंदा को देता है, और वृंदा को बचपन के सारे फ्लैशबैक याद आ जाते हैं। इसी के साथ ये सीरीज खत्म होता है। ऐसा सीरीज में भी आपने इससे पहले देखा नहीं होगा। बहुत मेहनत लगता है ऐसे सीरीज को पूरा एक्सप्लेनेशन करने को। बहुत घंटे की कंटेंट को हम इतना श्रिंक करके अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। अगर हमारा काम और मेहनत आपको पसंद आता है, सिर्फ एक लाइक आपसे मांग रहा हूँ और एक अच्छा सा कमेंट। और हाँ, इसके बाद हमारा एक फ्री सर्विस का वीडियो भी प्ले होगा, उसको देख लीजिए और पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन के लिंक से हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। तब तक के लिए बाय बाय एंड सी या। हे गाइस, ऑनलाइन शॉपिंग तो अब लोग करते ही होंगे, बट अगर वो शॉपिंग और भी ज्यादा सस्ते में हो जाए। मैंने खुद ये Realme का हेयर ड्रायर ओनली 444 रुपीज में बुक किया है। इसी के साथ ही साथ इधर आपको स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच, टीवी, शूज, क्लोथ्स बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस में मिलेंगे, जो कि लिमिटेड टाइम के लिए आपकी फेवरेट शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर आती है। वो हम आपको बताएंगे। सो ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कीजिए। रजिस्टर करने के बाद सर्च करें सेव पैसा, देन ये रहा ग्रुप। अब आप ज्वाइन हो जाइए और ग्रुप में जरूर एक्टिव रहिए लिमिटेड डील्स को ग्रैब करने के लिए। ये डिस्क्रिप्शन के लिंक से भी आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। सो जल्दी ग्रुप ज्वाइन करें और ऑफर्स को ग्रैब करें।